हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट के लिए क्लास हमारा कंटिन्यू अब स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। जैसे मैंने बताया था कि एक दिन साइकोलॉजी, फिर इसके बाद शिक्षण, फिर शिक्षण साइकोलॉजी, मैथ, ईवीएस, मतलब सभी जितने सारे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का बारी बारी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। ये आपकी एक प्लेलिस्ट बनेगी भैया, उसी प्लेलिस्ट पे ये पड़ेगा और एक तरफ से देखते जाइएगा। आज हमारा कौन सा है, आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। एक हमारा विकास और वृद्धि का और विकास कर रहे हैं, आपका एक सीडीपी का हो गया। आज हमारा क्या होने वाला है, आज हम पैडागोजी का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात कर रहे हैं। जो आपकी पैडागोजी होगी ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात होगी। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे, पूरा व्याख्या करते हुए कहाँ पे टैग वर्ड काम कर रहा है, कहाँ पे आपके ट्रिक्स काम कर रहे हैं, इसके साथ हम पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हम क्या करते हैं भैया, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप लोग देखते रहिए कि आपका कितना इसमें सही हो रहा है। डेली हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें देखिए कि आपका 10 हो रहा है, 15 क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ उसमें आप देखिए कि मतलब कितना सही हो पा रहा है। आप डेली अपना आकलन करते रहिए, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और जो मैं व्याख्या करता हूँ, जो मैं इस पर लिखता हूँ व्याख्या के रूप में, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सारे आप ये नहीं, शिक्षण जो है भैया ये नहीं कि बस आपका एक ही है, ये आपके सभी सब्जेक्ट के शिक्षण इसमें है। आपका चाहे ईवीएस हो, आपका चाहे मैथ हो, आपका चाहे सीडीपी हो, सभी का मिक्स है। ये क्या है, सभी का मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब आप शिक्षण बस पढ़ते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इसी से। अगर अब से लगातार आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे, जुलाई सीटेट बहुत दूर है, तब तक आपका जितना सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इतना सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसी में लेके आ रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, इसने क्या कहा, विविध समूहों, किसको भैया, विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान, मतलब अलग अलग धर्म ना, तो कह रहा है दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान देना चाहिए। कह रहा है विविध, विविध मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मतलब कई, इसको आप ले लीजिए वैयक्तिक विभिन्नता की बात कर लीजिए। क्या वैयक्तिक, क्या करिए वैयक्तिक, वैयक्तिक विभिन्नता, विभिन्नता। तो वैयक्तिक विभिन्नता मतलब आपके जो क्लास में विविध मतलब कई प्रकार, विविध मतलब कई प्रकार, कई अलग जाति, अलग समूह, जाति, धर्म, ठीक है, संस्कृति, समाज, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के अलग अलग समूह के लोग एक ही क्लास में आके क्या कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ठीक है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, कुछ भी हो, सब आपके एक ही क्लास में आके बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप एक अध्यापिका हैं, क्या है भैया, आप एक शिक्षिका हैं, को क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक आप अध्यापक हैं, एक आप शिक्षिका हैं, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि बच्चे हमारे क्या हैं, बेहतर तरीके से सीख पाएँ और उनके अंदर कन्फ्यूजन भी न हो। मतलब एक शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए। आइए ऑप्शन को देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि शिक्षक के गुण क्या होना चाहिए। इसने कहा सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। मतलब आपको जब एक आप अध्यापिका है तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा भैया, आपको हमेशा समावेशी सोचना पड़ेगा। क्या समावेशी, क्या होना पड़ेगा, समावेशी। समावेशी क्या कहता है कि सभी को, सभी वर्ग को क्या करना है, एक समूह में, मतलब सभी वर्ग को एक साथ लेके पढ़ाना ही क्या कहलाएगा, समावेशी कराएगा। एक होता है समावेशी कक्षा, क्या होता है, एक समावेशी कक्षा भी कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा समावेशी शिक्षा। दो जगह से क्वेश्चन बनेगा, चाहे समावेशी कक्षा कहे समावेशी शिक्षा। तो समावेशी का मतलब होता है सभी को एक साथ मिला के क्या करना है, पढ़ाना है आपको। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, ठीक है, ये बात कह रहा है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, ये कह रहा है सांस्कृतिक भिन्नताओं क्या करना है, सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना। मतलब सब में अलग अलग संस्कृति के आए हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के आए हुए हैं, तो सब में क्या करना है आपको, सब में क्या करना है आपको, अनदेखा करने की बात ये कह रहा है, ठीक है। अनदेखा, आप सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
ये कह रहा है सुसंगत संप्रेषण, सुसंगत संप्रेषण बना के रखना। क्या करना है? सुसंगत। ये आपको क्या करना है? सुसंगत मतलब आप जो भी बोल रहे हैं, आप एक शिक्षिका है, जो भी बोल रहे हैं, संप्रेषण मतलब होता है बोलना, संप्रेषण मतलब क्या बोलना? बोलना। क्या करना है आपको? जो भी आप बोल रहे हैं सुसंगत मतलब अच्छी तरीके से आपको क्या करना है? बोलना है। अब जो भी वहाँ पे भाषण दे रहे हैं तो विविध समूह से आए हुए बच्चे हैं, अलग अलग जाति धर्म से आए हुए बच्चे हैं, अलग अलग समूह अलग अलग वर्ग से, अमीर गरीब सब आए हुए बच्चे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो किसी एक संस्कृति, वह किसी एक समाज की तरफ उसका झुकाव न हो। अगर किसी एक संस्कृति का आप बड़प्पन करते हैं, किसी एक समाज का आप बड़प्पन करते हैं, किसी एक देवी देवताओं का आप बड़प्पन करते हैं, किसी एक समूह या वर्ग का आप बड़प्पन करते हैं, तो बच्चों के अंदर क्या है? द्वेष भावना मतलब तुलनात्मक वाली भावना विकसित हो जाएगी, जिसमें मार झगड़ा की स्थिति आ जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि भैया सुसंगत संप्रेषण बना रहा है, मतलब अच्छी तरीके से आप हमको बोलना है कि बच्चे के अंदर संतुलन बना रहे। क्योंकि अलग अलग विविध वाला है ना, विविधता वाला है, कोई ज़्यादा समझने वाला है, कोई कम समझने वाला है, कोई विकलांग है, मतलब सबको मिला के लेके चलने की बात यहाँ पे हो रहा है। ये कह रहा है अप्रत्यक्ष निर्देश। ये क्या होगा भैया? अप्रत्यक्ष निर्देश क्या होगा? गलत। आप जो भी चीज़ें दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बच्चे को बता रहे हो, क्या होनी चाहिए? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब वास्तविक। प्रत्यक्ष मतलब क्या होना चाहिए? वास्तविक होनी चाहिए, उसके दैनिक जीवन से जोड़ के होनी चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, उसको भविष्य में आने वाले समस्याओं से लड़ने के लिए योग्य बनाने वाली बातें होनी चाहिए। ठीक है? तो प्रत्यक्ष रूप से जिसको देख सके अपने आंखों से, मूर्त रूप से जो समझे, जाने, पहचाने, ऐसा आपको निर्देश देने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब अगला कह रहा है शिक्षार्थी को स्वायत्ता व लचीलापन देना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी को स्वायत्ता और क्या देना चाहिए? यहाँ पे कहाँ से यहाँ लग गया क्या? शिक्षार्थी को स्वायत्ता और क्या है? लचीलापन देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला सही है और ये सही है, और ये सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं फिर से, ये क्या है? इसको मैंने काटा था। इस सांस्कृतिक भिन्नताओं क्या है? अनदेखा करना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और समूह वाला है तो उनके प्रति उनका रुझान होना चाहिए, ऐसा नहीं, उनको अनदेखा करना चाहिए। कहीं भी आए, किसी भी जाति धर्म से आए, सबको लेके पढ़ाना है। कैसे? समावेशी की धारा से जोड़ के पढ़ाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना। स्वायत्ता मतलब स्वयं से करने की आपको उसको आज़ादी देने। लचीलापन मतलब आपको डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, डराना नहीं है, बच्चे के हिसाब से, मतलब कहीं ना कहीं आपको बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर देना ना। बाल केंद्रित किस पे जोर देना है? बाल केंद्रित शिक्षा पे। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षा ये कहता है कि बालक के रिस्पेक्ट में किया गया कार्य। जब बालक की क्या होगी? रुचि होगी। जब बालक क्या होगी? जिज्ञासा। जब बालक की रुचि हो, जब बालक की क्या हो? जिज्ञासा हो, तभी क्या करना चाहिए? बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बच्चे जब रुचि रखें, उनकी जानने की इच्छा हो, और जिस सब्जेक्ट में उनकी इच्छा हो उसी में पढ़ाना चाहिए। मतलब बालक के रुचि जिज्ञासा के अनुरूप ही क्या करना है? आपको शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ पे हमारा पहला सही है भाई। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या सही है? यहाँ पे मेरा पहला सही है, यहाँ पे मेरा तीसरा सही है, यहाँ पे मेरा पांचवा सही है। तो किसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सी लिख दिया गया है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी यहाँ पे सही है। फर्स्ट, थर्ड और 5। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब बताइए इसमें क्या सही होगा। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। आराम से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। मैं एक एक करके सबको समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये कह रहा है बचपन में प्रारंभिक, बचपन में प्रारंभिक क्या कह रहा है? बचपन में प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए? मतलब किसके विकास पे आपको ध्यान देना चाहिए? बचपन में, जब बच्चे का शैशवावस्था हो, क्या होता है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था होता है। तो बचपन में आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए बच्चे के विकास के लिए? ठीक है ना? तो केंद्रित करना चाहिए किसके लिए? विकास पे। तो ये होता है शारीरिक। ठीक है, बच्चे का पहले क्या है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो पहले क्या करना चाहिए? शारीरिक पक्ष पे ध्यान देना चाहिए। उसको अच्छे क्या है? आहार देने चाहिए। उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। दूसरा कह रहा है सामाजिक। ठीक है भाई, ये भी क्या है? बच्चा का समाज कहाँ से स्टार्ट है? घर, और क्या होता है? घर, परिवार। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होते हैं? पास, पड़ोस। क्या होते हैं? पास, पड़ोस। घर, परिवार, पास, पड़ोस। इसके बाद क्या हो जाएगा?
विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये चाहे धर्म संस्था हो गया, ठीक, समाज हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके इसी में आएंगे। तो बच्चे के सामाजिक कौशल का भी विकास करना चाहिए। सामाजिक कौशल के साथ साथ अब क्या है आपका इसमें क्या होता है, सामाजिक कौशल में ही आपके क्या है, नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब बच्चे के अंदर बात करने के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हो गया शारीरिक और क्या हो गया, सामाजिक। अब कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष पे भी ध्यान देना चाहिए। और किस पे, संवेगात्मक मतलब संवेग मतलब सुख दुख क्रोध सहयोग ईर्ष्या घृणा, इन सब पे भी क्या करना चाहिए आपको, प्रारंभिक स्तर पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कि अगर छोटे बच्चे हैं क्लास 3 में 4th में 5th में हैं तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे में क्या करें, ईर्ष्या वाली भावना रखें, घृणा वाली भावना रखें, ठीक है ना। चोरी हो गया, झूठ बोलना हो गया, इन सब वाले से क्या करना आपको बच्चों को दूर रखना है। इन सब जो विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और क्या है, चौथा सही है। तो यहाँ पे मेरा क्या सही है आपका कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बी सही है और ये सी है। और घर और परिवार क्या होता है, घर परिवार आपका प्राथमिक होता है, आपको साइकोलॉजी में पढ़ाया गया। ये क्या होता है, घर परिवार क्या होता है, प्राथमिक होता है। और ये क्या होता है, ये द्वितीयक होता है। ये क्या होता है, द्वितीयक। द्वितीयक ये आपका द्वितीयक होता है। ये क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण। ये होता है आपका प्राथमिक समाजीकरण। पास पड़ोस भी कभी कभी प्राथमिक में हम ले सकते हैं। और ये सब क्या है, धर्म हो गया, विद्यालय हो गया, समूह, सब किस में ले आएंगे, द्वितीयक में ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बताइए इसमें कैसे होगा, बताइए। ठीक है, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को किसी भी, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को किसी भी, ये कह रहा है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कोई कॉन्सेप्ट आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं तो आपको किस बात पे ध्यान देना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसने क्या, विद्यार्थी में सीखने के लिए तत्परता। तो मतलब जब बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो पहले देखिए, पहले बालक को आप पहचानिए। पहले क्या है, बालक की रुचि है कि नहीं, ये जानना है। बालक की जिज्ञासा है कि नहीं, ठीक है ना, बालक की जिज्ञासा है कि नहीं, ये जानना है। अगर बालक की जिज्ञासा होगी तो उसके अंदर तत्परता अपने आप आएगी, ठीक है। और जो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो उसके मानसिक स्तर से है कि नहीं, क्या है, मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मानसिक स्तर के अनुरूप जो भी सिखाना चाहते हैं क्या है, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। और जो भी चीज़ सिखाएंगे उसके क्या है, पूर्व ज्ञान से जोड़ के, कैसे, उसके पूर्व ज्ञान से क्या करेंगे भैया, पूर्व ज्ञान से जोड़ कर क्या करना है आपको, सिखाना है। और क्या करना है आपको, पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखाना है। साथ ही साथ उसके क्या है, दैनिक जीवन में, दैनिक, ठीक है ना, दैनिक या क्या, वास्तविक, दैनिक या वास्तविक, ठीक है, दैनिक या वास्तविक, दैनिक या वास्तविक जीवन में क्या हो, जीवन में क्या हो, उपयोगी हो, क्या हो, उपयोगी हो, ठीक है ना, रोजगार परक हो, क्या हो, रोजगार परक हो। इन सब चीज़ों को क्या करना है आपको ध्यान देना है। और कह रहा है कि विद्यार्थी में सीखने की तत्परता, ठीक है, ये बात सही है आपकी। विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, मतलब जो भी कुछ हम सिखा रहे हैं बालक को, जो भी सिखा रहे हैं वो क्या है, वो समाज में, समाज के संदर्भ में, मतलब समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन न करता हो। समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन न करता हो। जैसे मैंने ऊपर बात किया, क्या, नैतिक व्यवहार, क्या है, नैतिक व्यवहार का भी ध्यान देना चाहिए। तो नैतिक व्यवहार, सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में जो चीज़ आप सिखा रहे हैं वो समाज के लिए कैसे लाभदायक है, संस्कृति के लिए कैसे लाभदायक है, उसी के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। ये बात है, ये भी हमारी बातें क्या है, सही है। अगला कह रहा है विद्यार्थियों का चयनित अधिगम शैलियाँ। और जो कुछ भी सिखाएंगे बच्चे की जब रुचि होगी तभी, तो चयनित, तो जिसमें उसकी रुचि होगी उसको चयनित करेगा। तो ये कह सकते हैं
कि बालक के रिस्पेक्ट मतलब कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा, बाल क्या चीज़ भैया, बाल केंद्रित शिक्षा की बात ये कर रहा है। ठीक है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, उसमें कलर दिख रहा है वाला, सही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा तीनों सही है, तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे क्या सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे मेरा क्या से हो जाएगा, यहाँ पे मेरा डी से हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। ये क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए यहाँ का इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप बताइए। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों को पढ़ने का अवसर ही नहीं देता हूँ, लेकिन अवसर देना चाहिए। ये कह रहा है जॉन अपने हाथों की सहायता से, जॉन मतलब जान वाला जानना भैया, जॉन मतलब कोई नाम है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। क्या कर रहा है, जंतुओं की परछाई बना रहा है जॉन अपने हाथों से, और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है, परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है, इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल होगी। अब एक बात बताइए ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक लड़का है, ठीक है ना, जॉन है, अपने हाथों से कोई परछाई बना रहा है। क्या कह रहा है, कोई परछाई बना रहा है। परछाई बनाने के बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह कहता है, टीचर कोई जॉन है अपने हाथ से कोई परछाई बना दिया, बनाने के बाद कह रहा है, बच्चों से पूछ रहा है कि आप लोग भैया इसमें बताओ, अंदाजा लगाओ। तो अंदाजा मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगाओ मतलब अंदाजा लगाने के लिए कहता है कि परछाई में कौन सा परछाई में दिख रहा है। तो मतलब कौन सा मतलब आपको उस परछाई में क्या दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, कल्पना। क्या करेंगे, कल्पना, चाहे कहीं कहीं लिख के आ जाए कल्पनात्मक, क्या आ जाएगा, कल्पनात्मक सोच कह दिया जाए, या क्या कह दिया है, कल्पनात्मक चिंतन। क्या कह दिया जाए, चिंतन, चिंतन, ये चीज़ें आ सकती हैं आपको। तो जब आपके अंदर ये तो कहीं ना कहीं कल्पना करना, खोज करना, यहाँ पे खोज करना, क्या करना जाए, खोज करने की बात आई। क्या करना है, खोज करना। इन्हीं का नाम क्या होता है, अन्वेषण। क्या करना, अन्वेषण, अन्वेषण करना, खोज करना, कल्पना करना। तार्किक चिंतन क्या हो जाएगा, तार्किक चिंतन। क्या हो जाएगा, तार्किक चिंतन। आप अपने अनुभव के अनुसार चिंतन करके देखिए कि इसमें क्या दिख रहा है। तो आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सोचेंगे। तो ये क्या कर रहा है, अवलोकन करना। तो पहले क्या करना है, परछाई बना रहा है, वह हाथ कर रहा है कि अनुमान लगाना, क्या करके, अवलोकन करके। और कहाँ तक पहुँचना है, उसके निष्कर्ष तक। ये कह रहा है वर्णन, वर्णन कोई ऐसी बात यहाँ समझना है कि आपको वर्णन दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा पहला ABC, तो ABC का है आपका, ABC है, इस ऑप्शन में आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए, क्या से होगा यहाँ पे आपका, बताइए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप पहले पढ़ लिया करिए अपने से, मैं साइड हो जा रहा हूँ, पढ़ लिया करिए, फिर इसके बाद आप सॉल्व किया करिए। चलो, इसने कहा कि ईवीएस में नैदानिक, क्या लिखा है, नैदानिक परीक्षण शिक्षण की सहायता से। देखो नैदानिक का मतलब होता है निदान करना। क्या होता है, निदान। निदान का अर्थ होता है क्या करना भैया, एक अर्थ में। निदान का क्या होता है, बस एक शब्द में आगे क्या, कारणों का पता लगाना। निदान मतलब कारणों का पता लगाना। क्या लगाना, कारणों का पता लगाना। निदान मतलब कारणों का पता लगाना। किस कारणों का पता लगाना, कि जब एक अध्यापक किसी बच्चे को कुछ समझाता है, कोई अवधारणा समझाता है, कोई कॉन्सेप्ट समझाता है, या कुछ समझाता है या बताता है या पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद जब उसका परीक्षण करता है, तो वो पाता है कि बच्चे ने कुछ चीज़ें सीख पाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं सीख पाई हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे,
कारणों का पता लगाना। हम सिखाने के बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन होता है सतत मूल्यांकन, और क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है ना। तो कारणों का पता लगाना चाहते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया, कहाँ तक नहीं। एक लाइन में रखना, निदान मतलब कारणों का पता लगाना, और एक होता है सतत मूल्यांकन, एक क्या होता है सतत मूल्यांकन, और एक होता है व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब होता है क्या, लगातार, और व्यापक मतलब क्या होता है, साल के अंत में। व्यापक को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, क्या, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करना। ये क्या है, बुद्धि का भागफल नहीं करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीख पाया। जब हम जान जाएंगे तभी ना बच्चे क्या करेंगे, निवारण करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे, तभी ना उसका उपचार करेंगे भाई। तो पहले क्या करना है, कारणों का पता लगाना। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी द्वारा सामना की गई समस्या का आकलन। ठीक है, कि किस वजह से वो सीख नहीं पाया, इस समस्या का क्या करना है, हमको आकलन करना है। विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, और कह रहा है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा, यह ज्ञात करने के लिए। बताइए, कह रहा है कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा, इस बात को जानना है कि आप ये पूछ रहा है विद्यार्थी के अधिगम की गति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर आप क्या भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये तार इधर उधर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो बताइए यहाँ पे आपका क्या से होगा। चले देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है आपका, तो 100 हमने पढ़ी दिया है, तो बी किसमें मिल रहा है, बी इसमें नहीं मिल रहा है। बी के बाद ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करना। मतलब हम ये थोड़ी जानना चाहते हैं कि बच्चे कितना सही सीखे। निदान का मतलब होता है कारणों का पता लगाना। किस कारण का पता लगाना, कि जो मैंने सिखाया बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, जो मैंने सिखाया बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। हम अभी कहें सतत होता है और व्यापक होता है। सतत मतलब होता है लगातार, तो होता है लगातार वाले में ये सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब लगातार, लगातार का मतलब क्या होता है, टेस्ट लेना। क्या, मंथली टेस्ट, क्या लेना है, मंथली टेस्ट लेना है, मतलब महीने में क्या करना है, महीने में टेस्ट लेना है, और क्या करना है, साप्ताहिक टेस्ट लेना है। ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते आप किसी क्लास में बच्चे को खड़ा करके भी क्या करेंगे, पूछ लेंगे पढ़ाने के दौरान। और एक क्या होता है, योगात्मक। योगात्मक क्या होता है भैया, साल के अंत में। कब, साल के अंत में। क्या है, साल के अंत में। और एक क्या होता है, साल के बीच में, साप्ताहिक, मंथली, हाफ ईयरली, इन सब में चलता है। जब आपको साल के अंत में हमने बच्चे को कुछ पढ़ाया, बच्चे ने कुछ सीखा, अगर आपको साल के अंत में पता चलेगा कि बच्चा फेल हो गया है, तो कहीं न कहीं उसके माँ बाप को पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं और 1 साल उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए व्यापक मूल्यांकन को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए व्यापक मूल्यांकन को भैया अच्छा नहीं माना जाता है। सतत मूल्यांकन को क्या करना है, सतत मूल्यांकन को हम अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर समय रहते हुए हमको पता चल जाए कि बच्चा क्योंकि हमको समय रहते हुए पता चल जाए कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, तो उसका क्या है, तो जानने की कोशिश करेंगे ना। तो जानेंगे कैसे, तो उसी के अंदर आता है निदान करना। क्या आता है, निदान, कारणों का पता लगाना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। जब हम जान जाएंगे बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, तो क्या करेंगे, हम अपने शिक्षण विधियों का चेंज करेंगे, कुछ नए शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे को समय रहते हुए उसको हम सिखा सकें, उसको और पहले से बेहतर बना सकें। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा, यह ज्ञात करने के लिए हम उसका आकलन करते हैं। तो हमारा बी और डी, तो बी और डी का है, बी और डी आपका यहाँ पे सही है, तो आपका इससे हो जाएगा बी और डी। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 6। आप बताइए इसमें क्या सही है आपका। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन, आकलन के बारे में पूछा है। आकलन मतलब क्या होता है भाई, आकलन मतलब क्या होता है, आकलन मतलब होता है मापना। क्या होता है, मापना। आकलन मतलब क्या होता है, मापना। सब तो वही कलर दिख रहा है भाई। आकलन मतलब क्या होता है, मापना। या तो आकलन मतलब क्या होता है, परखना। क्या कर लीजिए, परखना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जानना। क्या जानना, कि जो हम पढ़ाए हैं बच्चा उसमें कहाँ तक सीख पाया, कितना सीख पाया, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन का दूसरा नाम कह सकते हैं आकलन। आकलन मतलब क्या करना, पता करना। क्या करना, पता लगाना। क्या करना, पता लगाना कि बच्चा कितना सीख पाया। परखना, जानना, तो ये सब क्या कहलाएगा, आकलन के। तो पहले क्या करेंगे कि शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना। अच्छा,
शिक्षण में कमियों को पहचानने में और मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। कह रहा है भाई कि प्राथमिक स्तर पर आप जो निर्माण लिखा ना, आकलन, इसको मूल्यांकन समझ लीजिए। क्या समझिए आप? मूल्यांकन। क्या समझिए? मूल्यांकन। क्या समझिए भाई? मूल्यांकन। तो मतलब प्राथमिक स्तर पर हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे के समय रहते हुए हमको पता लगा सकें कि जो हमने सिखाया बच्चा कहाँ तक सीख पाया, और जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीख पाया कि नहीं सीख पाया। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, हम इसलिए मतलब मूल्यांकन मतलब आपका परीक्षा हो गया, मापन हो गया, टेस्ट हो गया। टेस्ट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बच्चे को हमको क्या करना है, फेल करना है, पास करना है। हम टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमने सिखाया वो कहाँ तक सीख पाया, और नहीं सीख पाया तो क्यों नहीं सीख पाया। कहीं हमारी शिक्षण विधियाँ कमज़ोर होगी, या तो जो हम सिखा रहे हैं उसके मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं होगा, ये हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड आपका गलत हो जाएगा, अब बाकी आपका सब सही है। विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल के बारे में ज्ञात करना कि बच्चा कहाँ तक कितना सीख पा रहा है, तो यहाँ आपका ए सही होगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? शिक्षण को कमियों को पहचानना। ठीक है, बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, या तो बच्चे का मानसिक स्तर कमज़ोर होगा, या तो कहीं ना कहीं आप तकलीफ दिए होंगे तभी उसे बच्चा सीख नहीं पाया होगा। तो ए, बी और क्या भाई? डी। तो ए बी डी किस में दिख रहा है? तो ए बी डी क्या से हो जाएगा आपका? बी से हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि एक होता है मापन, एक होता है मूल्यांकन। मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ। क्या भैया? मूल्यांकन। समझ लीजिए थोड़ा सा, ये क्या है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। ठीक है ना। मूल्यांकन में क्या होता है कि एक हम कह सकते हैं सतत, एक क्या कहेंगे? सतत। एक क्या कहेंगे हम? व्यापक। ध्यान समझिएगा, एक होता है सतत, एक व्यापक। इसे कहते हैं हम योगात्मक। इसे क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन भी कहेंगे। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? इसको सतत वाले को हम रचनात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रचनात्मक। क्या कहेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, उसको कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन। अच्छा, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? मूल्यांकन क्यों करते हैं? बच्चे को जो हमने सिखाया, बच्चा कहाँ तक सीख पाया, कितना सीख पाया, ये जानने के लिए। मतलब बच्चे के क्या चीज़? ज्ञान को क्या करने के लिए? जानने के लिए। बच्चे के ज्ञान को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन करते हैं। और ये नहीं फेल और पास करने के लिए नहीं, बच्चा कहाँ तक सीख पाया ये जानने के लिए हम उसका करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन दो तरह से होता है, सतत और व्यापक। ये क्या होता है? ये हमने अभी आपको बताया क्या होता है? साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक। आपका हो जाएगा साप्ताहिक, और क्या हो जाएगा? महीने में हो जाएगा, या क्या है? शिक्षण के दौरान। कब? शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान भी हो सकता है क्लास में। ठीक है, और ये जो मूल्यांकन है कई तरीके से होता है भाई। मूल्यांकन लड़का खुद से भी करता है और दूसरा भी करता है। ठीक है, और बताएंगे ये क्या होता है? साल के अंत में। ये क्या हो जाएगा? साल के अंत में। साल के अंत में इसको हम अच्छा नहीं मानते। इस मूल्यांकन को क्या करते हैं हम? इस मूल्यांकन को अच्छा नहीं माना जाता है। इस मूल्यांकन को क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अब देखिए कैसे होता है, एक चीज़ और जान लीजिए। और मूल्यांकन कौन कौन कर सकता है? मूल्यांकन कैसे होता है? एक होता है मूल्यांकन क्यों होता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। मूल्यांकन को हम क्या कह सकते हैं? आकलन भी कह सकते हैं। मूल्यांकन क्या कहेंगे हम? मूल्यांकन को हम कह सकते हैं आकलन। ठीक है ना। या क्या करना? मापन करना भी कह सकते हैं। परीक्षा और मापन अलग अलग चीज़ें होती हैं। आगे हम क्या कहना चाहते हैं? ये हो गया आप बच्चे की स्थिति को जानने के लिए। अब जो हम सिखाना चाहते हैं, हमने क्या किया? निदान मतलब क्या होता है? निदानात्मक। निदानात्मक। निदानात्मक मतलब होता है क्या करना? कारणों का पता लगाना। क्या करना भाई? कारणों का पता लगाना। क्या? कारणों का पता लगाना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। कारणों का पता लगाना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। कितना मिनट हुआ? 20। अच्छा, उससे आगे चल रहा है, कोई बात नहीं, लंबा चला जाएगा समझाने में। तो कारणों का पता लगाना, तो कई रीजन हो सकते हैं बच्चे के नहीं सीखने के लिए। बच्चे का मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं था। क्या है? मानसिक। बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए बच्चा सीख नहीं पाया होगा। या तो शिक्षण विधियों का, अध्यापक को क्या हो सकता है? शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो। क्या हो? शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो अच्छे से, इसलिए भी हो सकता है। या तो ये अध्यापक, या तो एक तो निदानात्मक दो कारण हो सकता है ना। या तो बच्चा सीखना नहीं चाहता है, दो कारण हो सकता है।
एक तो बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है, और एक कारण यह हो सकता है कि अध्यापक सिखाना नहीं चाह रहा है। दो रीजन हो सकता है ना, एक तो बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है, एक अध्यापक सिखाना नहीं चाह रहा है। तो अध्यापक के भी होता है ना, अध्यापक भी देख लीजिए। एक होता है बच्चे के रिस्पेक्ट में, तो बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है, मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है। क्या है, मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं होगा जो चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है ना, मतलब उसके स्तर का नहीं होगा। या बच्चे क्या है, बच्चे की रुचि नहीं है, या बच्चे क्या है, बच्चे की जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा, ठीक है। या तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ा है, क्या, बच्चे के पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ा होगा, ये हो सकता है, इसलिए बच्चा सीख नहीं पा रहा है। या तो ये कह सकते हैं कि कहीं क्या है, बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है, या क्या हो सकता है, बीमारी, और क्या हो सकता है, चोट, और क्या हो सकता है, पोषण, ठीक है ना, मतलब खान पान। या तो ये कह सकते हैं किसी रूप से क्या है, विकलांग है, क्या है, विकलांग है किसी वजह से, इसलिए नहीं सीख पा रहा है। बच्चे का ये सब हो सकता है, मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं, उसकी रुचि नहीं, उसकी जिज्ञासा नहीं, उसके पूर्व ज्ञान से नहीं है, वो बीमार है, या चोट लगा, या तो उसके पोषण में, आहार में कमी है, या तो विकलांग है, इसलिए बच्चा सीख नहीं पा रहा है। या तो संवेगात्मक भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सामाजिक ना, सामाजिक स्तर, जिस समाज में बिलोंग करता है उस सामाजिक स्तर के अनुरूप नहीं है, ये भी हो सकता है। अब अगली बात आती है अध्यापक की, अगली बारी किसकी आती है, अध्यापक की। अध्यापक ये भी हो सकता है कि अध्यापक को ज्ञान न हो, अध्यापक को ज्ञान न हो किसके, उस विषय के बारे में, ठीक है, उस विषय के बारे में सही से ज्ञान ना हो, छिछला ज्ञान हो। या तो ये हो सकता है कि उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो, क्या हो, शिक्षण, उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान न हो, ये भी हो सकता है कि उसके शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो, शिक्षण, क्या बार बार लिख रहा हूँ मैं यार, उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो। या तो क्या हो, शिक्षण सहायक सामग्री ना हो, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री ना हो, ये भी हो सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री ना हो। और यहाँ बच्चे के अंदर ये भी हो सकता है कि शिक्षक का व्यवहार ना हो, क्या हो, शिक्षक का व्यवहार भी डिपेंड करता है कि शिक्षक का व्यवहार न हो। तो ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ नहीं हो सकती हैं, और सामग्री, ये विषय वस्तु, ये सब चीज़ें होंगी तभी बच्चा सीख नहीं पाएगा, ठीक है। ज्ञान उसको कम हो विषय के बारे में, या शिक्षण विधियों के बारे में, या शिक्षण सहायक सामग्री उसके पास नहीं हो। या तो ये कह सकते हो इसको कि किसी धर्म या जाति, ठीक है ना, या समूह, या क्या समुदाय, किसी एक तरफ इसका झुकाव हो जिसके वजह से सिखाना नहीं चाह रहा हो। या तो कुछ इसका पर्सनल व्यक्तित्व हो, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम सिखाना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो इन्हीं सभी कारणों के बारे में पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या से हो गया था, A, B, D। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये है आपका मैं बोला था ना, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे तो मैं पूरा आपको अलग से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी में कंप्लीट कराते हुए चलूँगा आपका। इस क्वेश्चन को पढ़िए मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ, इस क्वेश्चन पढ़िए। वाह, 33 मिनट, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक प्रथा क्या कर रहा है निम्नलिखित कक्षाओं के लिए एक प्रथा अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है, मतलब गणित में से महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है। ये भी क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। बताइए यहाँ पे क्या से होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है निर्माणात्मक तरीके से अवधारणा। क्वेश्चन को रीड करिए, इसके बाद देखिए आप लोग एक काम किया करिए, पुश कर लिया करिए, पुश करके पढ़ा करिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा रात होता है, थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं हम। निगमनात्मक तरीके से अवधारणा प्रस्तुत करना, कह रहा है पहले नियम देना। क्या कह रहा है, पहले नियम देना, फिर उसके बाद क्या करना है, उदाहरण, ठीक है ना। अब एक संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणा प्रस्तुत करना, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधियां आधारित आकलन सम्मिलित करना। अब बताइए यहाँ पे क्या से होगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। ध्यान समझिएगा, आगमन विधि क्या होता है, एक आगमन विधि होता है और एक होता है निगमन विधि। निगमन
एक आगमन विधि, एक निगमन विधि। आगमन विधि क्या कहता है भाई, यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि ये कहता है कि पहले क्या करना है, पहले उदाहरण देना है। क्या करना है, उदाहरण देना है। फिर उसके बाद क्या देना है आपको, नियम देना है, ठीक है। और निगमन विधि क्या कहता है, पहले नियम देना है बच्चे को, फिर इसके बाद क्या देना है आपको, उदाहरण देना है। पहले नियम फिर उदाहरण। तो प्राथमिक स्तर पे आपका हमेशा क्या से होता है, आगमन पहले देना है, फिर इसके बाद क्या करना है, उदाहरण देना है। तो यहाँ पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नियम से उदाहरण तरफ और उदाहरण से नियम तरफ। अब ये कह रहा है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणा प्रस्तुत करना। मतलब जो भी चीज़ें आप समझा रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, उसको बोलते हुए क्या है, बोलते हुए और उसके बारे में, उसके संदर्भ में बताते हुए चलिए। जहाँ भी आपका संदर्भ लिखा आता है, मैं बार बार कहता हूँ, सही होता है क्या है, संदर्भात्मक, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, हल किए हुए अधिक उदाहरण देने चाहिए। तो मतलब क्या है, पहले उदाहरण देने चाहिए, फिर गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना चाहिए। तो पहले उदाहरण फिर उसके बाद नियम। तो पहले उदाहरण फिर उसके बाद नियम। तो यहाँ हमारा क्या से हो जाएगा, यहाँ पे मेरा बी और सी दोनों से होगा। क्या होगा, बी और सी। तो क्या से हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया 8। सॉल्व करिए भाई इसको, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा और आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8। अब 8 के बताइए क्या होगा आपका। इसने कहा कि रमेश ने क्या किया भाई, रमेश विज्ञान विषय, रमेश क्या कर रहा है, विज्ञान विषय। रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण और क्या कर रहा है, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान, क्या, नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। तो वो क्या बढ़ावा देना चाहता है, देखो भाई। ये कह रहा है वैज्ञानिक तर्क, तार्किक, कंठस्थी। कंठस्थी से हमारा क्या होता है, हमेशा गलत होता है। कंठस्थी क्या होता है मेरा, हमेशा कंठस्थी गलत होता है। अब यहाँ पे नकल भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत। क्यों, क्योंकि हम खोज कर रहे हैं। तो अन्वेषण मतलब क्या होता है भाई, अन्वेषण मतलब होता है क्या करना, खोज करना। क्या होता है, खोज करना। जब आप खोज करते हैं तो खोज करना किस पे से देता है, करके सीखना। अन्वेषण का मतलब हम ये भी कह सकते हैं सृजनात्मक, क्या कहेंगे, सृजनात्मक सोच, ठीक है ना। या क्या कहेंगे, तार्किक चिंतन। क्या कहेंगे, तार्किक चिंतन कह लेंगे या तार्किक सोच कहेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। अपसारी मतलब क्या होता है, खुले अंत वाले, क्या, खुले अंत वाले प्रश्न, तो जिसमें आपको ज़्यादा अनुमति मिले। तो यहाँ देखिए आपका वैज्ञानिक है और क्या तार्किक है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अन्वेषण करना, प्रयोग करना, नकल नहीं, अनुकरण मतलब क्या होता है, अनुकरण मतलब लिख लीजिए, अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल करना। क्या होता है, नकल करना। तो जब आप नकल करेंगे तो कहाँ अन्वेषण कर रहे हैं, कहाँ खोज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल करना। सारा चीज़ आप लिखते चलिए और समझते चलिए कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझते चलिएगा। इसने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षक व शिक्षार्थियों की असफलता को दर्शाता है। नहीं भाई, मैं बार बार कहता हूं कि गलतियां करना अधिगम का हिस्सा होता है। जब तक आप कोई भी काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है गलतियां होंगी। तो गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो गलती आपसे कहाँ से होगी। तो जब आप कुछ करेंगे तभी ना आपसे गलती होगी। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि गलतियां करना अधिगम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों को विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है, नहीं, असफलता को नहीं दर्शाता है। बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश दिए जाने चाहिए। नहीं भैया, बच्चा खुद से खोज सकता है, उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। कह रहा है उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये कह रहा है दोनों सही है, ए और आर की सही व्याख्या कर रहा है।
अब बताइए यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब बताइए यहाँ पे कैसे होगा। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियाँ व त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। गलत है। अगर बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। गलत। ए और बी क्या है, दोनों गलत है भाई। ये क्या है, दोनों गलत है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियाँ त्रुटियाँ और शिक्षकों विद्यार्थियों की सफलता को दर्शाती हैं, असफलता को नहीं दर्शाती। भाई गलत बात है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जैसे ही देखने वाले को आप लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी, मैं प्रैक्टिस उतना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आएगा सर इसकी थोड़ा व्याख्या और अच्छे से बता दीजिए, इस क्वेश्चन को और बता दीजिए, तो जिस क्वेश्चन पे आपका कमेंट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7 कुछ भी कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, तो मैं अगली बार क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा, उसी क्वेश्चन नहीं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप पूरा थ्योरी वहीं पे क्या कंप्लीट आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।